आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंट्रीज इन डेट टू आईएमएफ और चाइना। और पाकिस्तान क्यों दोनों लिस्ट में टॉप पर है। पाकिस्तान का डेट डिपेंडेंस काफी पुराना है। यह मसला 1950 से चलता आ रहा है, जब मुल्क को अपनी इकोनॉमी को सेट करने और डेवलपमेंट के लिए फॉरेन लोन्स लेने पड़े। 1970s और 1980s के दौरान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स काफी ज्यादा कॉमन हो गए। इन लोन्स का मकसद था इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना। लेकिन लोन्स के बदले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक काफी सख्त कंडीशंस लगाते हैं। करेंसी डीवैल्यू करनी, सब्सिडीज कम करनी और टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। ये पॉलिसीज शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट काफी स्लो कर देती हैं। 1990s काफी चैलेंजिंग डेकेड था। एक्सटर्नल डेट रैपिडली बढ़ता गया और पाकिस्तान को रिपीटेडली आईएमएफ प्रोग्राम्स का सहारा लेना पड़ा। हर कुछ साल बाद बेल आउट पैकेजेस लेने की आदत बन गई थी। ये प्रॉब्लम 2013 के आसपास और सीरियस हो गई जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ सीपेक प्रोजेक्ट साइन किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स लिए गए। सीपेक ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बूस्ट किया, लेकिन उसके साथ एक्सटर्नल डेट भी बढ़ता गया। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ और चाइना दोनों का काफी ज्यादा बड़ा डेटर बन चुका है। 2024 के फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट आईएमएफ और चाइना दोनों की तरफ से हाईएस्ट ब्रैकेट्स में है। एक मेजर फैक्टर है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है और टैक्स बेस काफी छोटा है। इस वजह से पाकिस्तान अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए लोन्स लेने पर मजबूर है। साथ ही मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भी डेट डिपेंडेंसी को वर्स किया है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पॉलिसी इश्यूज के साथ साथ करप्शन भी इस प्रॉब्लम का एक बड़ा रीजन है। जो इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल इंडिविजुअल्स मुल्क के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ को एक्यूमुलेट किया है, जबकि मुल्क बढ़ते हुए कर्ज के नीचे दब रहा है। सोचने की बात यह है, अगर मुल्क के डेट को रीपे करने के लिए ये लोग अपनी पर्सनल एसेट्स का एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करें तो कितनी मदद हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें उन इंस्टीट्यूशंस और लीडरशिप को बदलना होगा जो अकाउंटेबिलिटी से भागी हुई है। अगर ये करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं रोकी गई तो मुल्क कभी भी अपने कर्जों का बोझ नहीं उतार सकेगा। ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेट डिपेंडेंसी कोई एक गवर्नमेंट की फेलियर नहीं, बल्कि डेकेड्स की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ की। ये एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व करने के लिए लोन्स देता है। पाकिस्तान का आईएमएफ से टोटल लोन है $7 बिलियन, जो हमारी जीडीपी का तकरीबन 1.8% बनता है। आईएमएफ के लोन्स की खास बात यह है कि इनके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का प्रेशर भी होता है। एग्जांपल के तौर पर सब्सिडी कट्स या टैक्स रिफॉर्म्स जो आम लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने एक और $600 मिलियन का लोन लिया है एट एन 11% इंटरेस्ट रेट, सिर्फ आईएमएफ के बिल रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए। आप समझ सकते हैं ये बहुत कॉस्टली है। अब डेट का असली मसला है उनकी सर्विसिंग। हाई इंटरेस्ट लोन्स का मतलब ये है एक बड़ा हिस्सा रीपेमेंट इंटरेस्ट पे ही चला जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि नए लोन्स लेने पड़ते हैं सिर्फ पुराने कर्जे की रीपेमेंट्स करने के लिए। यही विशियस साइकिल मुल्क की इकोनॉमी को अनस्टेबल कर देता है। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट हैं और रेवेन्यू जनरेशन वीक है तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक मुल्क अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट नहीं करेगा, डेट सर्विसिंग का ये प्रेशर बढ़ता ही रहेगा। पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो ऐसे डेट ट्रैप्स में फंस चुके हैं। एक एग्जाम्पल है श्रीलंका, जहाँ एक्सेसिव बोरोइंग और हाई इंटरेस्ट लोन्स ने इकोनॉमी को कोलैप्स करने के करीब कर दिया है। हम्बनटोटा पोर्ट का प्रोजेक्ट इस डेट ट्रैप का एक शानदार मिसाल है, जहां लोन रीपे नहीं कर पाने की वजह से चाइना ने पोर्ट का कंट्रोल ले लिया। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज जैसे अंगोला और जाम्बिया भी चाइनीज लोन्स के कर्ज तले हैं। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि इन मुल्कों ने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का कोलैटरल रखा। पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी अलग है, लेकिन रिस्क वहीं का वहीं है। अगर रीपेमेंट्स नहीं की गई तो स्ट्रेटेजिक एसेट्स और सॉवरेनिटी स्टेक पर लग सकती है। पाकिस्तान के लिए कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं। नंबर 1, डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेशन। टैक्स रिफॉर्म्स काफी जरूरी हैं। अभी भी हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लूपहोल्स हैं जहां टैक्स इवेड होता है। अगर ये इशू सॉल्व कर लिया जाए तो गवर्नमेंट के पास अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए ज्यादा पैसा हो सकता है। नंबर 2, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव हो सकते हैं। नंबर 3, रीजनल पार्टनरशिप्स। चाइना और आईएमएफ के कर्ज के अलावा रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना होगा। साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ बेटर ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करना पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब बात करते हैं चाइना की। पाकिस्तान का चाइना से डेट है $26.6 बिलियन, जो कि जीडीपी का 7.86% है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सीपेक के लिए लिया गया था। ये प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, मगर इनका रीपेमेंट काफी चैलेंजिंग है। पाकिस्तान ने रिसेंटली एक सप्लीमेंट्री लोन की रिक्वेस्ट की है $10 बिलियन या $1.4 बिलियन USD। ये रिक्वेस्ट चाइना के वाइस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लियाओ मिन के साथ मीटिंग के दौरान हुई। अगर ये प्रूव होती है तो पाकिस्तान का चाइना से टोटल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट $5.7 बिलियन हो जाएगा। चाइना के लोन्स के साथ एक और टर्म बहुत कॉमन है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी जब एक कंट्री को लोन्स देकर उनका इन्फ्लुएंस कंट्रोल किया जाता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर के जरिए डेवलपिंग नेशंस को ट्रैप कर रहा है, लेकिन सपोर्टर्स इसे ग्लोबल डेवलपमेंट कहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अपना पहला पांडा बॉन्ड लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया, जिसे चाइना के फाइनेंस
फाइनेंशियल मार्केट में डाइवर्सिफाई किया जा सके। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। पाकिस्तान ने दिसंबर 2011 में चाइना के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका पर्पस था बिलैटरल ट्रेड को प्रमोट करना और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। इसका लिमिट 2021 में 20 बिलियन युआन से 30 बिलियन युआन तक शिफ्ट किया गया। अब ये लिमिट पूरी तरह यूटिलाइज हो चुकी है, वरना ये पाइपलाइन लोन्स डिले होने की वजह से पाकिस्तान को एडिशनल फंडिंग की जरूरत है। ये ट्रेड फैसिलिटी और चाइना के $4 बिलियन सेफ डिपॉजिट्स पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स के पार्ट हैं, लेकिन अभी भी रिजर्व्स इनसफिशिएंट हैं डेट ऑब्लिगेशंस पूरे करने के लिए। सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट कहलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना और रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंसिंग का बड़ा हिस्सा चाइनीज लोन्स का है। अगर सीपैक के प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबली ऑपरेट नहीं करते तो ये लोन्स पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बर्डन बन सकते हैं। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का कहना है कि सीपैक की वजह से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। जब एक मुल्क पर इतना ज्यादा डेट होता है तो इसका डायरेक्ट असर सिटीजन्स पर होता है। पाकिस्तान के केस में ये असर काफी इंटेंस और वाइड स्प्रेड है। डेट रिपेमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस कट करने पड़ते हैं या नए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। नंबर 1, महंगाई और बेरोजगारी। IMF और चाइना के लोन्स रीपे करने के लिए गवर्नमेंट को फ्यूल और एनर्जी सब्सिडीज खत्म करनी पड़ती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, महंगाई काफी ज्यादा हो जाती है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। रोजगार के मौके भी कम होते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज हाई कॉस्ट की वजह से स्ट्रगल करती हैं। नंबर 2, करेंसी डिवैल्यूएशन का असर। IMF प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान को अक्सर अपनी करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि इंपोर्टेड चीजें और महंगी हो जाती हैं, चाहे वो दवाइयां हो, फूड आइटम्स या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। ये लोगों की परचेजिंग पावर को काफी लिमिट कर देता है। नंबर 3, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर प्रेशर। डेट रिपेमेंट्स काफी ज्यादा फंड्स कंज्यूम करती हैं और गवर्नमेंट के पास हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स के लिए कम बजट बचता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स की हालत खराब होती जा रही है और स्कूल्स में रिसोर्सेज की कमी है। ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नंबर 4, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और साइकोलॉजिकल असर। कंटिन्यूस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और महंगाई का साइकोलॉजिकल असर भी होता है। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस बढ़ रही है। हर रोज की खरीदारी मुश्किल होती जा रही है और घर चलाना एक स्ट्रगल बन गया है। नंबर 5, फ्यूचर जनरेशंस का बोझ। डेट रिपेमेंट्स सिर्फ आज का नहीं, फ्यूचर जनरेशंस का भी इशू है। आने वाली नस्लें उन कर्जों का बोझ उठाने पर मजबूर होंगी जो आज लिए गए हैं। इसका मतलब है कि उनका भी इकोनॉमिक पोटेंशियल रिस्ट्रिक्टेड होगा। ये सब प्रॉब्लम्स दिखाते हैं कि एक्सटर्नल डेट का बर्डन सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बल्कि आम इंसान के हर एस्पेक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान को अपने डेट डिपेंडेंसी से निकलने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जॉन पर्किंस अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में बताते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक लोन्स काफी बार किसी मुल्क की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए नहीं बल्कि उसको कंट्रोल में रखने के लिए दिए जाते हैं। पर्किंस कहते हैं कि बहुत बार डेवलपिंग कंट्रीज को इस तरह के लोन्स के थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में लिया जाता है। पाकिस्तान के केस में भी ये बात रेलेवेंट लगती है जब हम IMF और चाइना के लोन्स के बारे में सोचते हैं। एक और व्यू ये है कि चाइना के लोन्स सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए दिए जा रहे हैं और हर पार्टी को इसमें फायदा होना चाहिए, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक हिस्सा हो सकता है। तो पाकिस्तान क्यों IMF और चाइना दोनों के लिस्ट में ऊपर है? IMF से लोन लिया इकोनॉमिक क्राइसिस और करेंसी स्टेबलाइज करने के लिए, चाइना से लोन लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। पाकिस्तान का मसला ये है कि दोनों तरफ से लोन्स लेकर भी फाइनेंशियल चैलेंजेस कम नहीं हो रहे। IMF के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और चाइना की हाई इंटरेस्ट लोन्स ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अगर टाइमली और सस्टेनेबल प्लानिंग ना हुई तो ये डेट स्पाइरल और बड़ा हो सकता है। ये थी पाकिस्तान की IMF और चाइना लोन्स की कहानी। एक तरफ डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की उम्मीद, दूसरी तरफ रिपेमेंट का प्रेशर। आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान इन डेट से निकलने का कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल सकता है?